हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को और लास्ट चैप्टर के भी लास्ट पार्ट को। हमारा चैप्टर क्या है? स्वतंत्रता के बाद। इस चैप्टर में हम लोग सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखे हैं कि किस प्रकार से एक नया राष्ट्र जो आज़ाद होता है उसके सामने कितनी प्रकार की चुनौतियां होती हैं, उसको टैकल कैसे किया जा रहा है और किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि योजनाएँ किस प्रकार से बनाई जा रही हैं, विकास के मार्ग को किस प्रकार से प्रशस्त किया जा रहा है। इन सारे पहलुओं को हम समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम लोग देखते हैं विकास की योजनाएं बनाना, कि किस प्रकार से विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही थी भारत में। जो नव भारत था, नया आज़ाद हुआ था, एक नई व्यवस्था के लिए को चला रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिकी आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। क्योंकि बिना औद्योगिकरण किए हुए, बिना तकनीकी का विकास किए हुए इतनी बड़ी आबादी को रोजगार प्रोवाइड करना, उनको भोजन देना, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना बड़ा ही दुष्कर कार्य था। तो इस उद्देश्य के साथ 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना शुरू किया और उनको लागू करने के लिए एक आयोग की गठन करती है सरकार, जिसका नाम योजना आयोग होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो अब भंग कर दिया गया है, जिसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन जो शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर था, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय प्लानिंग कमीशन नाम का एक संस्था स्थापित किया गया था, एक आयोग बनाया गया था। अब इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रखी जाए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी जाए। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो हम लोग किस प्रकार की इकोनॉमी की व्यवस्था कर रहे हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं। मतलब यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में आप क्या देखने को मिलेगा कि राज्य का भी भूमिका होगा और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स का भी भूमिका होगा। जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनका भी भूमिका होगा देश में उद्योग के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो सारे लोगों के लिए एक ऑप्शन खोला गया था। हालांकि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनको सरकार अपने नियंत्रण में रखी थी, लेकिन जो छोटे मोटे चीज़ थे उसको सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दी थी। तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे काम क्यों किए गए थे? उत्पादन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ रोजगार पैदा करने के लिए। आगे देखेंगे किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। तो समझ रहे हैं ये किस किस फील्ड में ओपन किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, ये सारा कौन डिसाइड कर सकता था? योजना आयोग कर सकता था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि गांधी सागर बांध पर चल रहा काम, मतलब मध्य प्रदेश में एक चंबल नदी है जिस पर बनाए जा रहे बांधों के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि 4 बांध में से यह पहला बांध था, गांधी सागर बांध। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पर है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कब बना? तो 1960 में बना। ये इंपॉर्टेंट जीके का फैक्ट है जो पूछता है। जैसे टिस्को के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता था, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आप क्या देखते हैं कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। मीन्स 1956 में तो प्लान, योजना आयोग जो है वो 5 वर्ष के लिए प्लान बनाता था कि देश में 5 वर्ष में क्या क्या काम करना है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों को। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य चीज़ क्या था? टारगेट पर क्या था? मेन गोल क्या था? तो इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर कोट किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना के महत्व को बताने के लिए, तो जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भिलाई के बारे में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब होती है? 1959 में। बहुत सी संभावना है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दे। में स्थापित की गई। कब की गई? 1959 में। क्या स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। किसकी मदद से? ये भी पूछ सकता है। तो सोवियत संघ की मदद से, जिसको अंग्रेजी में हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर की मदद से यहाँ पर एक स्थापित किया गया था इस्पात का कारखाना। आगे आप देखेंगे कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोगों का यह मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे माने किसे? मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का ध्यान
करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन का कथन है, जो कि 1949 में उनके द्वारा कहा गया। आगे आप क्या देखते हैं? आगे आप देखते हैं कि कृष्णा मेनन के बारे में चर्चा है कि कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो कृष्णा मेनन के बारे में आप याद रखिएगा कि कृष्णा मेनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किस चीज़ में के लिए? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए या नीति के लिए। यहाँ पर एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह, मतलब विदेश नीति क्या होता है? हर एक देश किस देश के साथ क्या डील करेगा, कि किस तरह से बिजनेस चलाएगा, किस तरह से उसके साथ संबंध रखेगा, इसी सारे विषयों को हम लोग विदेश नीति के तहत अध्ययन करते हैं या देखते हैं या तय करते हैं। तो भारत की विदेश नीति के बारे में यहाँ पर चर्चा है कि विदेश नीति के बारे में क्या है कि इस समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ या 1950 से 1960 का जो दशक है, इस समय आप क्या देखेंगे? इस समय दो धुरी बन चुका था दुनिया में, एक यूएसए का और एक यूएसएसआर का। तो कुछ देश यूएसए के साथ मिल रहे थे, कुछ यूएसएसआर के साथ मिल रहे थे और शीत युद्ध चल रहा था निरंतर। तो नया नया देश जो उभरा है, नया नया देश जो आज़ाद हुआ है, नया नया देश जो बना है, उसके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी युद्ध में अपने आप को खड़ा देख सके। इसलिए एक नए गुट की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसे साकार किया कुछ देशों ने मिलके। अब उन देशों का नाम हम लोग देखते हैं, जैसे मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत। इन देशों के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानववादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा आगे जा करके। आगे आप देखेंगे 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक जगह का चर्चा कह रहा है, बानडुंग। बानडुंग जो जगह है इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया एशिया में पड़ता है। अब देखेंगे इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक होती है। 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध में अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। मतलब ये सब उसी संस्था से, उसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ चित्र है। आगे आप देखेंगे राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, मतलब 60 वर्ष के बाद राष्ट्र का स्थिति क्या है। तो 60 वर्ष कब पूरा हो गया? तो 15 अगस्त 2007 को पूरा हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। अब 60 वर्ष बाद देश की क्या स्थिति है उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। मतलब बहुत लोगों का अंदेशा था कि भारत टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी प्रकार की भिन्नताएं यहाँ पर पाई जा रही हैं कि उनको लगा कि भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। आगे आप देखेंगे, परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद हैं। संवैधानिक गारंटियाँ के बावजूद अछूत समुदाय या दलित के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें बहुत सारे सार्वजनिक जगहों पर बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है, तो कुछ जगह विकास से अछूते भी रह गए हैं। तो आगे हम क्या देख रहे हैं? आगे हम देखेंगे कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल भी नहीं हुआ है। तो संघर्ष जारी है। अब हम लोग देखते हैं आगे कब तक यह खत्म होता है। यहाँ पर धारावी के बारे में चित्रित किया गया है इसको, कि धारावी जो है, जो कि बम्बई में स्थित है, यह झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। तो देख रहे हैं कितना बड़ा इलाका है और इसके बगल में चमचमाती बिल्डिंग है, इमारतें हैं। तो ये
अमीर और गरीब के बीच के खाई को दिखला रहा है, दर्शा रहा है। आगे आप एक बॉक्स पढ़ेंगे, इस बॉक्स में श्रीलंका में क्या हुआ है उसके बारे में, श्रीलंका के बारे में चर्चा है। कह रहा है 1956 में जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम सिलोन था, कि संसद में एक कानून पारित किया जाता है जिसके द्वारा सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया जाता है। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाषा के लिए कितना विरोध वहाँ पर हो रहा है, लेकिन सरकार के रवैया को आप देख रहे हैं, सरकार सबको सम्मिलित करना नहीं चाह रही है। आप 10th क्लास में इसके बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, या 9th में। फिर आगे आपको क्या कह रहा है कि पिछले कई दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए 2 टुकड़े में बट गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत इन भाषा में जो भिन्नता है उसको डील करता है और किस प्रकार से ये लोग डील कर रहे हैं। दोनों में व्यापक अंतर देखने को मिलेगा और इसके कारण होने वाला जो असर है वो भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, साथ ही साथ भारत में, और साथ ही साथ श्रीलंका की भी स्थिति को आप देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह का एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 10 था। क्लास 8 की हिस्ट्री को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग क्लास 9th के सीरीज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।